हेलो दोस्तों, BMS नोट सिंप्लीफाइड में आप सभी का एक और बार स्वागत है। तो आज हम देखेंगे स्वेदाध्याय पार्ट 2 के बारे में। तो इसके पहले के वीडियो में हमने देखा है स्वेदाध्याय पार्ट 1 के बारे में। स्वेदाध्याय जो है चरक सूत्र स्थान का अध्याय 14 है और इसमें पूर्व कर्म जो है स्वेदन, स्नेहन और स्वेदन में से जो स्वेदन है इसके बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था और अब इस पार्ट 2 में हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे। तो अगर आपको ये ऑडियो नोट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको ऑडियो फॉर्मेट पसंद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप इस वीडियो के ऑडियो को म्यूट कर दीजिए, तो आप इन नोट्स को रिटर्न नोट्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप अगर हमारे वेबसाइट पे जाएँ तो ये सारे ही नोट्स आपको वहाँ पर डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या है। तो दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने जो स्वेदन का पार्ट दिखा था उसमें हमने कवर किया था स्वेदन के प्रकार कौन कौन से हैं, स्वेदन के योग्य रोग रोगी कौन कौन से हैं, सम्यक स्विन्न और अतिस्विन्न के लक्षण वगैरह क्या हैं, और स्वेदन के लिए कौन कौन से द्रव्य इस्तेमाल किए जाते हैं, और भी कुछ चीज़ों के बारे में हमने इसके पहले के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आप चाहे तो उस लिंक पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में अब हम देखेंगे स्वेदाध्याय पार्ट 2, जिसमें कि मैंने कवर किया है साग्नि स्वेद के बारे में, यानी जिसमें अग्नि का इन्वॉल्वमेंट है, जो कि थर्मल सुडेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो साग्नि स्वेद क्या है वो हमने इस वीडियो में कवर किया है, जो स्वेदन के 13 प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन से स्वेदन के ये 13 प्रकार हैं जिन्हें हम साग्नि स्वेद कहते हैं। दोस्तों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें कई तरह के सवाल एग्ज़ाम में इसमें पूछे जाते हैं, SAQs आते हैं, LAQs आते हैं, MCQs भी कई सारे पूछ लिए जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस भी किसी एक प्रकार के स्वेदन के ऊपर पूछ लिए जाते हैं। पूरा 15 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है LAQ के तौर पर। तो साग्नि स्वेद एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्वेदन का। तो थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को हम देखेंगे। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि मैं इस चैप्टर को सिंपल कर सकूं। कुछ ट्रिक्स भी मैंने बताए हैं, कुछ फिगर्स भी ड्रॉ की है, जिससे कि स्वेदन के ये सारे प्रकार समझने में आपको आसानी होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों, साग्नि स्वेद क्या है? साग्नि स्वेद यानी कि थर्मल सुडेशन स्वेदन के वो प्रकार है जिनमें कि जो स्वेद प्रकार अग्नि के गुणों से युक्त है। ये नहीं कि उनमें आग का इस्तेमाल किया ही गया होगा, लेकिन जिनमें अग्नि का गुण है, अग्नि के गुणों से जो युक्त स्वेद है, उनको साग्नि स्वेद कहा जाता है। तो इन साग्नि स्वेदों के 13 प्रकार हैं। इन 13 प्रकारों के बारे में एक श्लोक चरक संहिता में दिया हुआ है। इस श्लोक को अगर आप लर्न कर लेंगे तो ये सारे 13 स्वेद याद रखने के लिए आपको आसानी होगी। साथ ही जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि साइंस के एग्ज़ाम में जब आप फिगर्स बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं और उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो उसके लिए आपको मार्क्स हमेशा ज़्यादा मिलते हैं। उसी तरह ये हमारा संस्कृत में, हमारे आयुर्वेद का ऐसा है कि आप अगर श्लोक लिखें तो आपको ज़रूर उसके ऊपर मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो ये आपके लिए एक डबल फ़ायदा हो जाता है। साथ ही आप ये लिस्ट आसानी से याद भी रख पाएंगे। तो देखिए क्या श्लोक है यहाँ पे दिया हुआ। संकरः प्रस्तरो नाड़ी परिशेको अवगाहनम जेन्ताको अश्मघ्नः कर्षुः कूटी भू कुंभिकैव च कूपो होलाक इत्येते स्वेदयन्ति त्रयोदश। तो 13 प्रकार के साग्नि स्वेद यहाँ बताए गए हैं। संकर, प्रस्तर, नाड़ी, परिशेक, अवगाहन, जेन्ताक, अश्मघ्न, कर्षु, कूटी, भू, कुंभी, कूप और होलाक। तो अगर आप ये श्लोक याद कर लेते हैं तो सबसे बेस्ट है। अगर नहीं तो यहाँ साइड में देखिए, राइट साइड में एक लिस्ट मैंने दी हुई है किस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो संकर, प्रस्तर और नाड़ी, इन तीनों को तो आप एक साथ याद रख लीजिए। उसके बाद देखिए क से एंड होने वाले हैं परिशेक, जेन्ताक और होलाक, इन तीनों को एक साथ याद रख लीजिए। अवगाहन और अश्मघ्न एक जैसे हैं, इनको एक साथ याद रख लीजिए। और क से शुरू होने वाले 4 हैं, कर्षु, कुटी, कुंभी, कूप, तो इन चारों को आप एक साथ याद रख लीजिए और बस भूस्वेद बचता है फिर। तो इस तरह इस लिस्ट के सहारे या फिर श्लोक लर्न करके आप इन साग्नि स्वेदों को याद कर सकते हैं। इस पे SAQ पूछा जाता है, MCQs भी पूछ लिए जाते हैं। अब देखते हैं सबसे पहला स्वेद जो है संकर स्वेद विधि, यानी कि मिक्स्ड फर्मेंटेशन, वो क्या है। तो इसमें जो पिंड स्वेद के लिए जो द्रव्य बताए गए हैं, मैंने इसके पहले के वीडियो में वो द्रव्य बताए हुए हैं, आप उस वीडियो को एक बार चेक कर लीजिए। तो उन पिंड स्वेद के जो द्रव्य हैं उनको आप एक वस्त्र में रखें
और उसकी एक पोटली जैसी बनाएं और उसको उस पोटली की सहायता से आप स्वेदन क्रिया कर सकते हैं, या तो फिर वैसे ही पिंड स्वरूप में उनका स्वेदन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये है संकर स्वेद विधि यानी कि मिक्स्ड फर्मेंटेशन। अब जो सेकंड है वो है प्रस्तर स्वेद विधि यानी कि हॉट बेड सुडेशन। तो प्रस्तर स्वेद विधि में क्या है, इसमें आपको कुछ तरह के धान्य हैं, जैसे कि शुक धान्य है जिसमें गेहूँ आता है, जौ आता है, शमी धान्य है जिसमें कि माश यानी कि जो उड़द होती है वो, सेम, इस तरह के द्रव्य आते हैं। क्षुद्र धान्य है जैसे कि पुलाक है, पायस है यानी कि खीर जिसे कहते हैं, कृष्णा है यानी कि खिचड़ी, उत्कारिका। इन धान्यों को एक पत्थर के ऊपर फैलाना है। उस पत्थर के ऊपर इस तरह से फैलाना है कि जिससे कि जो स्वेदन के लिए जो रोगी है, जो पुरुष है, उसके लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से पत्थर के ऊपर आपको इन द्रव्यों को फैलाना है। उसके ऊपर फिर आपको सफ़ेद या लाल रेड़ के पत्ते बिछाने हैं या मंदार के पत्ते बिछाने हैं। उसके बाद जिसका स्वेदन कराना है उसके पूरे शरीर में वातनाशक तेल से मसाज करना है और इस तरह से तैयार किए हुए बिस्तर पर उसको लिटा देना है और फिर उस व्यक्ति को रेशमी या ऊनी चादर से आपको ढक देना है। तो इन द्रव्यों की वजह से जो गर्मी पैदा होगी उससे सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता है। तो ये हो गया प्रस्तर स्वेद यानी कि हॉट बेड सुडेशन। तो हमने संकर स्वेद और प्रस्तर स्वेद अभी देखा है। अब इसके बाद हम देखेंगे नाड़ी स्वेद विधि यानी कि स्टीम केटल सुडेशन। ये तीसरा प्रकार है। अब इसमें नाड़ी स्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है वाताहार द्रव्यों की जो भाप है उससे रोगी के शरीर से पसीना निकालना, तो जिससे कि वातारण हो जाएगा। तो अब इस प्रोसीजर के 3 भाग हैं जिनमें आता है, पहले भाग में आता है वाताहार द्रव्य, जो द्रव्य हम यूज़ कर रहे हैं वो यंत्र जिसमें इन द्रव्यों का क्वाद बनाना है। तो एक पर्टिकुलर टिपिकल केटल जैसा एक यंत्र होता है जिसमें हम इसका क्वाद बनाते हैं। तो ये आगे के पेज पे मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह का वो होता है। और तीसरा पार्ट जो है वो इस यंत्र को किस तरह से इस्तेमाल करके किस तरह स्वेदन करना है। तो ये 3 भाग है इस नाड़ी स्वेद विधि के। तो जैसे आप जानते हैं केटल में एक नलिका तो ज़रूर होगी, तो इस नलिका के साथ में काफ़ी सावधानी बरतना ज़रूरी होता है, क्योंकि अचानक से बहुत तेज़ भाप आकर फफोले पड़ना, बॉयल्स हो जाना, जल जाना, ब्लिस्टर्स होना, ये सब हो सकता है। तो किस तरह से ये नलिका भी प्रिपेयर करनी है, कैसे होती है, इसका भी डिटेल में डिस्क्रिप्शन आपको चरक संहिता में मिल जाएगा। आप इसकी जो डायमेंशंस वगैरह हैं वो मैंने अगले पेज में बताए हुए हैं, तो थोड़ी बहुत आइडिया आपको आ जाएगी इसके बारे में। तो बांस के ये नलिका या फिर सरकंडे या फिर करंज के पत्ते, इन तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करके ये नलिका बनाई जाती है। और 2 या 3 जगहों पर ये नलिका मुड़ी हुई अगर हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि एकदम से तेज़ भाप आकर आपकी स्किन जो है, रोगी की स्किन जो है वो जलनी नहीं चाहिए। तो इसलिए 2-3 जगह पे इसको हमें मोड़ देना है। तो चलिए अगले पेज पे देखते हैं कि किस तरह से डायमेंशंस हैं इस स्टीम केटल के। तो दोस्तों, नाड़ी स्वेद के लिए एक बंदमुख घड़ा यानी कि जैसे कि कोई चाय की केटली होती है, इस तरह की आपको लेनी है जिसमें से भाप ना निकल सके। फिर इस केटली में आपको मूल, फल, पत्र, अंकुर, जो द्रव्य आप ले रहे हैं उनके मूल, फल, पत्र, अंकुर, या फिर उष्ण प्रकृति वाले पक्षी जो होते हैं उनका मांस, या फिर अम्ल, कांजी, या फिर लवण, घी, ये ऐसे जो स्नेह हैं इनको गोमूत्र में मिला के, या फिर दूध को, इनमें से कोई भी चीज़ें जो आपको मिलती है उनका आपको क्वाथ करना है, इस केटली में ही करना है। और फिर उस केटली में आपको एक हाथी के सूंड के आकार की नलिका बनानी है। और जैसा कि पहले के पेज पे मैंने बोला है कि नलिका बनाने के वक्त और यूज़ करने के वक्त थोड़ी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत तेज़ी से भाप अगर आएगी तो फफोले पड़ सकते हैं, ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, जल सकता है। तो इसलिए केयरफुल थोड़ा रहना है। हाथी के सूंड के जैसी एक नलिका बनानी है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से मैंने बना के दिखाया है। आप ड्राइंग को थोड़ा आप इग्नोर कीजिए प्लीज़, और मैंने कोशिश की है किस तरह थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको ये समझ में आ सके। नलिका की जो लंबाई है, उसकी जो टोटल लेंथ है वो 3.5 हाथ लंबी होनी चाहिए, और नलिका की चौड़ाई मूल भाग में यानी कि उसके बेस में जहाँ पर वो केटल में लगा हुआ है वहाँ की जो चौड़ाई है वो 1/3 हाथ यानी 1 और 3/4 हाथ चौड़ाई उसकी होनी चाहिए। और नलिका का अग्रभाग जो है, जो छोटा होता है, उसकी जो चौड़ाई है वो 1/8 होनी चाहिए, इस ऊपर दी हुई चौड़ाई के 1/8 होनी चाहिए।
तो इसके ऊपर एमसीक्यूज़ कई बार आ जाते हैं कि कितनी होनी चाहिए चौड़ाई उसकी, अग्रभाग की, मूल भाग की कितनी होनी चाहिए, इस पर एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि नलिका में 2 या 3 स्थान पर मोड़ होना बेहतर है ताकि जलने से बचा जा सके। तो इस तरह से ये जो स्टीम केटल सुडेशन है ये किया जाता है नाड़ी स्वेद। अब इसके बाद हम देखते हैं चौथा प्रकार, वो है परिषेक स्वेद विधि। तो परिषेक स्वेद यानी कि एफ्यूजन सुडेशन। तो इसमें जो होता है द्रव्य यूज़ होते हैं वो है वातिक, जो जिनका वातनाशक गुण है, और उत्तरवातिक यानी कि जो प्रधानतः वातनाशक है लेकिन उनमें और भी गुण हैं। तो वातिक और उत्तरवातिक द्रव्यों को यूज़ करके उन द्रव्यों के मूल, फल, इन चीज़ों का एक गुनगुना यानी कि वॉर्म क्वाथ बनाना है, काढ़ा बनाना है। और फिर एक छोटे मुंह वाला घड़ा या कोई कुंभी या फिर कोई वर्षुलिका या प्रणाली, यानी जिस तरह की पिचकारी आपने देखी होगी, पिचकारी जैसे होती है, और वर्षुलिका यानी कि जिससे पौधों को पानी दिया जाता है, माली जिससे पौधों को पानी देता है, आपने देखा होगा छेद छेद होता है उसमें। तो इस तरह की कोई वर्षुलिका या प्रणाली, बस्ती यंत्र या पिचकारी लेना है। इसमें इस काढ़े को भरना है और रोगी को जो है वातनाशक तेल से आपको मालिश करानी है, और उसके बाद रोगी के शरीर को वस्त्र से ढक कर आपको इन द्रव्यों से के काढ़े से आपको उसको परिषेक कराना है। तो ये है परिषेक स्वेद विधि यानी कि एफ्यूजन सुडेशन। तो चौथा प्रकार हमने अभी देखा है। अब देखते हैं पांचवा प्रकार क्या है। अब इसके बाद पांचवा प्रकार जो आता है वो है अवगाह स्वेद विधि यानी कि बाथ सुडेशन। तो इसमें हमको वातनाशक पदार्थ जो है, जो वो वात का हरण करते हैं, ऐसे पदार्थों का क्वाथ या दूध, तेल, घी, मांसरस या उष्ण जल जो कि वातहर द्रव्यों से ही सिद्ध हो। तो इस तरह के द्रव्यों से आपको क्वाथ, दूध, तेल, घी, मांसरस, उष्ण जल इनको सिद्ध कर लेना है, और इनको फिर एक कोष्ठ में यानी कि एक टब में, जैसे हमारा बाथ टब होता है ना, ऐसे एक टब में आपको इनको डालना है और अवगाहन करना है। अवगाहन का मतलब होता है गले तक अंगों को डुबा के रखना। तो गले तक जो अंगों को डुबा के जो अवगाह किया जाता है वो है बाथ सुडेशन। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है, बहुत इम्पोर्टेंट, जो कि टेम्परेचर जो होता है, द्रव का तापमान कभी भी 85 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना जलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो 85 से 100 फ़ारेनहाइट के बीच में ही इसका टेम्परेचर होना चाहिए। और जो ड्यूरेशन है यानी कितनी देर तक अवगाह स्वेद कराया जाना चाहिए, तो उसके लिए चरक संहिता में बताया है 1 मुहूर्त। तो 1 मुहूर्त यानी आज की घड़ी की काउंटिंग के हिसाब से 48 मिनट्स का होता है। तो 1 मुहूर्त से लेके 4 मुहूर्त यानी 48 मिनट्स से लेके 192 मिनट्स तक, जो कि करीब करीब 3 घंटे 12 मिनट का समय है। तो इतने समय तक आप अवगाह कर सकते हैं। तो देखिए, वातनाशक पदार्थ का क्वाथ आपको लेना है, या फिर दूध, तेल, घी, मांसरस, उष्ण जल, इनको वातहर द्रव्यों से सिद्ध करके आप ले सकते हैं, और इनको एक कोष्ठ में यानी कि एक टब में भर देना है, और गले तक उसमें स्वेदन कराने वाले रोगी को गले तक का उसका शरीर का हिस्सा डूबना चाहिए, नीचे से पैरों से गले तक का, और सिर का भाग ऊपर रहे, और टेम्परेचर 85 टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में हो, और जो ड्यूरेशन है वो आवश्यकता अनुसार या फिर 48 मिनट से लेकर 192 मिनट्स तक का हो। इस पे कई बार MCQs आ जाते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान से देखिए। अब इसके बाद छठवा जो ये आता है वो है जेनताक स्वेद विधि, यानी कि अ ड्राई हॉट सुडेशन और अ हीटेड चैम्बर फॉर इंड्यूसिंग पर्सपिरेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेनताक स्वेद विधि। इसके ऊपर कई बार LAQ आ जाता है 15 मार्क का, SAQ भी आ जाता है, MCQs तो कई सारे आ जाते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा पिक्चर्स के सहायता से मैंने यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरह से ये कूटागार जो होता है, जो घर होता है, वो बनाया जाना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये फ़ायदेमंद साबित होगा। तो सबसे पहले इसमें बताया कि सबसे पहले वर्तुलाकार घर बनाने के लिए भूमि की परीक्षा करनी है। भूमि उत्तम होनी चाहिए और रोगी के घर से पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। इसके ऊपर MCQ आ जाता है। तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। गुणवान और अच्छी भूमि होनी चाहिए जिसकी मिट्टी काली और चिकनी या फिर पीली हो, और एक परिवाप यानी कि बावड़ी या फिर कुआं कह लीजिए, एक बावड़ी, पुष्करणी, जो कि कमल के फूलों से भरा हुआ जो सरोवर होता है उसे पुष्करणी कहते हैं, ऐसे किसी जलाशय के दक्षिण या पश्चिम तट पर होता है। तो यहाँ
पिक्चर में आप देख सकते हैं, मैंने 2 जलाशय बना के दिखाए हैं, ब्लू कलर में जो दिख रहा है आपको, तो और घर भी दिखाया है, तो किस तरह से डायरेक्शन आपको अंदाज़ा आ जाएगा। तो घर से पूर्व या उत्तर की ओर और जलाशय के दक्षिण या पश्चिम तट पर ये गुटागार बनाना है। इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई होनी चाहिए और समतल स्थान पर होना चाहिए, ऊंचा नीचा स्थान ना हो। और जलाशय से जल जो है, जो भी सरोवर है या जो भी है, उससे 7 से 8 हाथ यानी अरतनी का डिस्टेंस होना चाहिए। और इसकी ऊंचाई और विस्तार दोनों, हाइट और इसका जो विस्तार है, सरकमफरेंस, दोनों ही 16 हाथ का होना चाहिए। इसके ऊपर MCQ आ जाता है। और ये चारों ओर से गोलाकार होना चाहिए, स्क्वायर ना हो, रेक्टेंगुलर ना हो, ये चारों ओर से गोलाकार होना चाहिए। तो ये कुछ डायमेंशंस इस तरह के हैं बताए गए यहाँ पे। इस घर की जो दीवार है वो मिट्टी से बनी हुई हो और कई सारे झरोखे होने चाहिए इसमें घर में। और इसके अंदर की तरफ से, चारों तरफ से दीवार के साथ एक हाथ ऊंची और एक हाथ चौड़ी एक पिंडिका, एक स्लैब या प्लिंथ कह लीजिए, उसके जैसा आपको बनाना है, जिसका विस्तार जो होता है वो दरवाजे तक होना चाहिए, सब तरफ से वो दरवाजे के पास आके मिलना चाहिए। और इस कुटागार या इस घर के बीच में एक 4 हाथ लंबे चौड़े पुरुष के ऊंचाई के बराबर, यानी 4 हाथ लंबा चौड़ा जो आदमी है उसकी ऊंचाई कैसी कितनी होगी, उतना ऊंचा एक कंदू यानी कि एक तंदूर जैसा, भट्टी जैसा एक बनाना है। इसमें बहुत छोटे छोटे छेद होने चाहिए। ये एक मतलब हॉलो एक खंबा जैसा है और इसके ऊपर एक ढक्कन है, ऐसा समझिए। उसके ऊपर एक ढक्कन है और इस खंबे में, इस कंदू के अंदर खैर, अश्वकर्ण, इस तरह की लकड़ियों को भर देना है और उनमें आग लगा देनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे MCQs आ जाते हैं। और SAQ तो कई बार आता है, LAQ भी बहुत बार आ जाता है जनता श्वेत के बारे में। तो घर किस तरह से बनाना चाहिए और कितने इसके डायमेंशंस क्या क्या होने चाहिए, किस जगह पे होना चाहिए, सब मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स करके यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे आपको लर्न करने में इसको मदद मिलेगी। अब आगे देखते हैं कि किस तरह से इस कुटागार के अंदर रोगी को या जिसका स्वेदन कराना है उसको स्वेदन किस तरह से कराया जा सकता है। अब इस कोष्ठ में या कंदू में जो हम लकड़ियाँ डालेंगे उनको आग लगा देनी है। आग लगाने के बाद जब ये पूरी तरह जल जाए और उनका जो धुआं है वो पूरी तरह से निकल जाए, ख़त्म हो जाए, और वो जो घर है वो सिर्फ और सिर्फ अग्नि से तप चुका हो, उसमें और धुआं ना हो, आग की वजह से ही वो अच्छी तरह से गर्म हो गया हो, और उस घर के अंदर बस स्वेदन करवाने लायक ही उष्णता जब बची हुई हो, बहुत ज़्यादा भी इतना गर्म ना हो कि जिससे चटक लग जाए, इस तरह की उष्णता घर में होनी चाहिए कि जिससे स्वेदन आसानी से कराया जा सके। ऐसा होने के बाद जिस पुरुष का स्वेदन कराना है उसको वातनाशक तेलों से उसके शरीर को मालिश कराए और उसको एक कपड़ा ओढ़ा देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जो कि बर्दाश्त ना हो सके, तो इसलिए उसको एक कपड़ा ओढ़ा देना है और उसे फिर घर में प्रवेश कराना है। प्रवेश करने के बाद उसे कहना है कि प्रवेश करके वो जो पिंडिका बनाई गई है सब तरफ से, उस पिंडिका पर जाकर लेट जाए। और लेटने के बाद जब सुखपूर्वक अच्छी तरह से स्वेदन हो जाए, स्वेदन के सारे लक्षण उसे समझा देने हैं, स्वेदन जब अच्छी तरह से हो जाए तब जल्दबाजी ना करते हुए, हड़बड़ाहट में पिंडिका नहीं छोड़नी है, धीरे धीरे पिंडिका को पकड़ के उसके सहारे से कुटी से बाहर आ जाना है। अगर जल्दबाजी में पिंडिका छोड़ के अगर बाहर आने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है पुरुष इधर उधर टकरा जाए, उस कंदू से टकरा जाए, ज़्यादा जल जाए या उसे मूर्छा आ जाए, वो गिर जाए नीचे, और जिससे प्राण भी जा सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी में पिंडिका छोड़ने के लिए मना करके ही अंदर भेजना है, ये सावधानी हमेशा बरतनी है। और अगर लगे कि मूर्छा जैसी आ रही है तो भी उनको कहें कि वहीं पे लेटे रहें और जल्दबाजी में घर को ना छोड़ें, और उस पिंडिका के सहारे से ही कुटी से बाहर आ जाना है। बाहर आकर थोड़ी देर के बाद आँखों को ये धोना है, तुरंत नहीं धोना है, और विधि पूर्वक कोष्ण जल से ही स्नान करना है, उसके बाद भोजन करना है। तो ये कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। इसके बाद हम देखते हैं 7वां प्रकार जो है अश्मघन स्वेद विधि, यानी कि स्टोन बेड सुडेशन। तो अश्म यानी कि स्टोन, अश्मघन यानी कि स्टोन। तो स्टोन बेड सुडेशन में क्या होता है कि जिसका स्वेदन कराना है, ऐसे पुरुष की लंबाई और चौड़ाई के रेशियो में, अनुपात में एक पत्थर की शिला यानी कि घन तैयार करानी है।
एक पत्थर का प्लेटफॉर्म जैसा तैयार कराना है। इसके ऊपर जो सारी वातनाशक लकड़ियाँ हैं उनको जलाना है, जैसे खदीर है, इन तरह की लकड़ियों को जला देना है। जला देने के बाद वहाँ पर जो अंगारे बच जाएंगे उन अंगारों को हटा देना है। हटाने के बाद गर्म पानी से अच्छी तरह पोंछ के साफ़ कर लेना है। और फिर उसके बाद जब वो शिला अच्छी तरह से तप जाएगी, गर्म हो जाएगी, वो सरफेस जब गर्म हो जाएगा तो उसके ऊपर एक रेशमी चादर या ऊनी चादर बिछा देनी है और रोगी को वातनाशक तेल से मसाज करने के बाद उस शिला पर सोने के लिए कहना है। उस शिला पर सुला देना है, उस प्लेटफॉर्म पर सुला देना है और रोगी के ऊपर से रूरू मृग का चर्म या फिर रेशमी चादर या फिर कोई सूती चादर से स्वेदन कराने वाले पुरुष को अच्छी तरह से ढक देना है। इस तरह से जो नीचे से जो गर्मी आती है उसकी वजह से सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता है। तो ये 7वां प्रकार हो गया अश्मगंध स्वेद विधि, यानी कि स्टोन बेड सुडेशन। अब इसके बाद हम देखेंगे करशु स्वेद विधि, यानी कि ट्रेंच सुडेशन के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि पलंग के नीचे एक करशु नामक गड्ढा खोदना है। करशु नामक गड्ढा यानी एक ट्रेंच के जैसा गड्ढा होता है, वो खोदना है। और इसके बाद इस गड्ढे में धुएं से विरहित जलते अंगारे डालने हैं, यानी जिनका धुआं निकल जाए। इसके बाद ऐसे वाले जलते अंगारे उसके में भर देने हैं। उसके ऊपर पलंग को रख देना है और उस पलंग के ऊपर जिसका स्वेदन कराना है उस रोगी को लेटा देना है। आचार्य गंगाधर जो है उनके हिसाब से जो करशु है वो एक मिट्टी की हांडी के बराबर होना चाहिए, यानी कि जिसका मुख जो है वो थोड़ा छोटा हो और जिसका नीचे का भाग जो है वो बड़ा हो। तो ये आचार्य गंगाधर का मत है। इसके ऊपर एक MCQ कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। और वास्तविक लेकिन देखा जाए तो रोगी की जो लंबाई चौड़ाई होती है उसके हिसाब से करशु के मुख की लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर एक संदेह हो सकता है कि अगर जलते हुए अंगारे हम उस ट्रेंच में या उस करशु में अगर भर दें और उसके ऊपर अगर हम पलंग रख दें और उसके ऊपर रोगी लेट जाए, तो सोचिए कि उस रोगी की क्या स्थिति होगी। उन जलते हुए अंगारों की आंच तो काफ़ी तेज़ होगी, जो अगर पलंग के ऊपर से अगर उस रोगी को लग जाए तो उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो क्या आचार्य को ये पता नहीं था? उन्होंने क्या ऐसे ही लिख दिया है इसे? नहीं, इसके ऊपर एक ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि करिशाग्नि ही करशु, यानी जो करिशाग्नि है जो कि सूखे गोबर से, वनोपलों से बनाई जाती है, उसे भी करिशाग्नि कहते हैं। तो अमर सिंह जो है उनका ये तर्क है कि करिशाग्नि ही करशु, यानी कि इस ट्रेंच में जो है, इस गड्ढे में जो है वो अंगारे ना डालकर उस पर जो वनोपल है, जो सूखा गोबर है, उसको डालकर उसे जलाना चाहिए। तो ये ठीक प्रतीत होता है क्योंकि इसकी वजह से जो आँच है वो इतनी तेज़ नहीं होगी और रोगी को इससे कष्ट नहीं होगा। इसके बाद जो आता है 9वें नंबर पर, वो है कुटी स्वेद विधि, यानी कि केबिन सुडेशन। तो अब इस केबिन सुडेशन के लिए जो केबिन बनाना है वो कैसा होगा, वो कुटी कैसी होगी? तो वो गोल होनी चाहिए, उसमें झरोखे ना हो, यानी कि खिड़कियाँ ना हो, उसमें छेद ना हो। उसकी दीवार जो है वो मोटी हो, उसकी ऊंचाई और चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा ना हो, और जो उष्णवीर्य और सुगंधित पदार्थों से जिसको लिप दिया गया हो, लिपापोती कर दी हो, जिसकी कूठ जैसे द्रव्य होते हैं, इस तरह के उष्णवीर्य और सुगंधित पदार्थों से उसकी लिपापोती कर दी हो। तो ऐसी एक कुटी बनानी है। उस कुटी के बीचों बीच में बराबर एक शैया रख देनी है, एक पलंग जैसा रख देना है, और शैया के चारों ओर, पलंग के चारों ओर अंगारे होने चाहिए। और इसके बाद रोगी की वातनाशक तेलों से मालिश कराकर उसको उस कुटी में प्रवेश कराकर शैया पर लेटा देना है। और शैया पर उसे कहना है कि मृगचर्म या कोई रेशमी वस्त्र या कंबल या फिर कोई प्रवार, इस तरह की चीज़ों को ओढ़कर वो सो जाए, तो जिसकी वजह से उन अंगारों की गर्मी की वजह से और वातनाशक तेलों के स्नेहन की वजह से उस रोगी का अच्छी तरह से स्वेदन हो जाएगा। तो ये हो गया कुटी स्वेद विधि, यानी कि केबिन सुडेशन। तो इसके बाद हम देखेंगे भूस्वेद, यानी कि ग्राउंड बेड सुडेशन के बारे में। तो इसकी जो विधि है वो पूरी तरह से जो अश्मगंध स्वेद विधि है उसी के साथ ये मिलता जुलता है। बस इतना देखना है कि अश्मगंध में हम एक पत्थर की शिला पर करते हैं और भूस्वेद में जो है वो एक साफ सुथरी समतल भूमि पर ये स्वेदन किया जाएगा। और इस तरह की भूमि होनी चाहिए जो कि निवात हो, जहाँ पर वायु का वेग ना हो, बहुत ज़्यादा हवा ना चलती हो, ऐसी जगह पर भूस्वेद कराना है।
तो इसके ऊपर एक MCQ कई बार पूछ लिया जाता है कि भूस्वेद की समानता किस दूसरे स्वेद की विधि के साथ में होती है। तो अश्मघन स्वेद विधि के साथ में भूस्वेद की समानता है। तो इतना ध्यान देना है कि अश्मघन में जो है वो पत्थर की एक शिला पर, एक प्लेटफॉर्म पर वो स्वेदन किया जाता है, और भूस्वेद में जो है वही सब विधि की जाती है, लेकिन वह एक साफ़ सुथरी समतल भूमि पर की जाती है जहाँ पर कि वायु का वेग ना हो, जो भूमि निवात हो। तो ये हो गया 10वां प्रकार, यानी कि भूस्वेद जो ग्राउंड बेड सुडेशन है। अब इसके बाद हम देखते हैं कुंभी स्वेद विधि, यानी कि पिचर सुडेशन। तो इसमें क्या करना है, इसमें एक घड़ा लेना है आपको, एक ऐसा घड़ा जिसको आप वातनाशक द्रव्यों के काढ़े से आप भर देंगे। वातनाशक द्रव्यों का क्वाथ करना है और उस क्वाथ से इस घड़े को भर देना है। अब उस घड़े का जो 2 या 3 हिस्सा है, दूसरा या तीसरा यानी सेकेंड या थर्ड हिस्सा जो है, पूरे हिस्से में से 2 या 3 भाग उसका ज़मीन में गाड़ देना है। अब इसके ऊपर आपको पलंग या खटिया या कोई जालीदार कुर्सी रखनी है, और इसके ऊपर एक पतला सा आसन बिछा देना है। ऐसा आसन जो कि बहुत ज़्यादा मोटा ना हो। तो एक घड़ा ऐसा लेना है जो कि वातनाशक द्रव्यों के क्वाथ से भरा हुआ हो, उस घड़े का 2 या 3 हिस्सा ज़मीन में दबा हुआ हो, और उसके ऊपर एक पलंग, खटिया या एक जालीदार कुर्सी रखी हुई हो, जिसके ऊपर एक पतला सा आसन बिछाया हुआ हो। अब ऐसे आसन पर, ऐसे पलंग पर या कुर्सी पर उस व्यक्ति को जिसका स्वेदन कराना है, उसको वातनाशक तेल से मालिश करा के उसको इस कुर्सी के ऊपर बिठा दे। उसके ऊपर बिठाने के बाद जो लोहे के कुछ गोले या फिर पत्थर को अच्छी तरह से गर्म करके इस घड़े में डालते जाना है। तो इससे क्या होगा कि गर्म गोले या फिर पत्थर जब उस घड़े में गिरेंगे तो उस क्वाथ की जो भाप निकलेगी, उस भाप की वजह से उस व्यक्ति का सुखपूर्वक स्वेदन हो जाएगा। तो घड़े का दूसरा या तीसरा हिस्सा जो है ज़मीन में दबा दें और उसके ऊपर जालीदार कुर्सी या पलंग रख दें, उसके ऊपर एक आसन बिछा दें। फिर जिस व्यक्ति की मालिश स्वेदन कराना है उसको मालिश करा के इस कुर्सी पर बिठा दें, और गोले, लोहे के गोले या पत्थर को आग में अच्छे से तपा कर उनको उस काढ़े में छोड़ दें, जिससे कि उसकी में से भाप निकलेगी और स्वेदन हो जाएगा। तो ये हो गया कुंभी स्वेद विधि, यानी कि पिचर सुडेशन। अब इसके बाद हम देखेंगे कूप स्वेद विधि, यानी कि पिट सुडेशन। तो कुंभी स्वेद के बाद आता है कूप स्वेद विधि, यानी कि पिट सुडेशन। तो इसमें कूप यानी क्या, कूप यानी कि एक गड्ढा या फिर एक कुआं। तो इसके ऊपर एक MCQ आ जाता है कि कूप का मतलब क्या है। तो कूप यानी कि कुआं या फिर एक गड्ढा। तो ये गड्ढा या कुआं ऐसी जगह पर होना चाहिए जो कि शुभ हो और जो निवात हो, यानी कि वहाँ पर वायु का वेग ना हो। अब एक चारपाई के बराबर लंबा चौड़ा, लेकिन इससे डबल, दुगना गहरा गड्ढा खोदना है, जो कि चारपाई के जैसा लंबा हो, चौड़ा हो, लेकिन उससे दुगना गहरा हो। तो ऐसा एक गड्ढा खोदना है। उस गड्ढे को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, और फिर उस गड्ढे में वनोपल, यानी कि हाथी, घोड़ा, गाय, गधा, ऊंट, इनका सूखा गोबर जो है वो भर देना है। उस गड्ढे में ये वनोपल भर देना है और फिर उसमें आग लगा देना है। तो आग लगाने के बाद फिर जब अच्छी तरह से वो जल जाएगा गोबर और उसमें से धुआं पूरी तरह से निकल जाए, ख़त्म हो जाए, तब उसके ऊपर एक बिस्तर बिछाना है। अब इस बिस्तर पर जिस व्यक्ति की मालिश करानी है उसको वातनाशक तेल से मसाज कराएं और फिर उसके ऊपर लेटा देना है। अब ऊपर से इस व्यक्ति को ओढ़ा देना है, कंबल से या सूती चादर से या रेशमी चादर से व्यक्ति को ओढ़ा देना है, और इस तरह से जो नीचे जो वनोपल जल के जिसका धुआं निकल गया होगा और जो जल गया होगा अच्छी तरह से, ऐसे वनोपल से फिर उस व्यक्ति का अच्छी तरह से स्वेदन हो जाएगा। अब अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान अध्याय 26 में कूप स्वेद का कर्षु स्वेद में ही उन्होंने अंतर्भाव कर दिया, उसी में मिला दिया है, और सुश्रुत संहिता में इन दोनों को ही नहीं बताया गया है। तो इसके ऊपर भी MCQs आ जाते हैं कि अष्टांग संग्रह में कूप स्वेद को किस में डाला गया है, या कर्षु स्वेद में और कौन से स्वेद का अंतर्भाव किया गया है, और सुश्रुत संहिता में इन ऑप्शंस में से कौन सा स्वेद का वर्णन नहीं किया गया है, ये भी MCQ पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया कूप स्वेद विधि, यानी कि पिट सुडेशन। अब इसके बाद हम देखेंगे 13 नंबर आखिरी, जो है होलाक स्वेद विधि, यानी कि अंडर बेड सुडेशन। तो होलाक स्वेद विधि में आता है अंडर बेड सुडेशन, जिसमें कि एक धीतिका, यानी कि जिसे हम सिगड़ी कहते हैं या फिर बोरसी या सग्गड़ भी कह लेते हैं,
तो मतलब जो इन शॉर्ट एक आग रखने का कोई एक पात्र होता है। तो ऐसी एक धितिका लेनी है या सिगड़ी लेनी है, और इसकी जो मतलब डायमेंशंस है या नाप जो है वो चारपाई के भीतर के नाप के अनुसार होना चाहिए। चारपाई के अंदर का जो नाप है उसकी नाप की ये धितिका होनी चाहिए। और इसमें भी वनोपल जो हाथी घोड़ा इनका जो सूखा गोबर है वो भर देना है और इसे जला देना है। इसके बाद जब धुआं निकल जाएगा अच्छी तरह से, ये वनोपल जल जाएगा, तो उसके ऊपर एक चारपाई बिछा देनी है। फिर रोगी को वातनाशक तेल से मालिश करानी है। इस चारपाई पर रोगी को सुलाना है और उसे रज़ाई, चादर, कंबल, ये सब इस तरह की चीज़ें उड़ा देनी है। तो ये हो गया होलाक स्वेद विधि, यानी कि अंडर बेड सुडेशन। तो अंडर बेड से मतलब ये है कि बेड के नीचे, यानी कि उस चारपाई के नीचे एक सिगड़ी या सगड़ रखनी है। व्यवहार में कई बार देखा जाता है कि जो प्रसूता जो होती है, डिलीवरी होने के बाद कई घरों में ये इस तरह का स्वेदन नई जो माँ हुई होती है उसको कराया जाता है। उसमें वनोपल नहीं भरते, पर कई तरह के और औषधि द्रव्यों को भरकर इस तरह की धितिका रखकर स्वेदन कराया जाता है। आप में से कई लोगों ने देखा होगा या आपने सुना होगा। तो ये होलाक स्वेद विधि है, 13 नंबर लास्ट स्वेदन का प्रकार, अंडर बेड सुडेशन, होलाक स्वेद विधि। तो दोस्तों ये हो गए 13 प्रकार के स्वेदन, यानी कि साग्नि स्वेदन के 13 प्रकार, जो कि थर्मल सुडेशन के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें जो स्वेदन है वो है अग्नि के गुणों से युक्त होता है। उस स्वेदन को हम साग्नि स्वेद कहते हैं। तो मैंने काफ़ी कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं कुछ छोटे मोटे टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकूं। कुछ तरीके मैंने बताए हैं जिस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। मैंने इन सारे डिटेल प्रोसीजर्स को मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में कन्वर्ट करके इस वीडियो को बनाया है, और कुछ फिगर्स भी डाले हैं, पिक्चर्स डाले हैं, जिसकी वजह से इन स्वेदन के जो घर हैं, कुटी हैं, इनको किस तरह से बनाया जाता है समझने में आपको आसानी होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और प्लीज़ इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको ये ऑडियो फॉर्मेट पसंद आता है तो प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर पसंद नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, आप इस ऑडियो को म्यूट कर दीजिए। तो आप इन नोट्स को रिटर्न नोट्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप अगर हमारी वेबसाइट को विज़िट करें तो वहाँ पर ये सारे नोट्स आपको डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे, तो जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम के पहले इन नोट्स को रिवाइज़ करके एग्ज़ाम के लिए आप जा सकेंगे। तो मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे स्वेदाध्याय के लास्ट पार्ट के साथ, जिसमें हम देखेंगे 10 प्रकार के स्वेदन जो है निराग्नि स्वेद। तो ये भी चरक सूत्र स्थान अध्याय 14 का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।